तो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, हायर स्टडीज और रिसर्च की तैयारी कर रहे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बच्चों, आज के इस दूसरे सेशन में, दूसरे क्लास में मैंने उदारवाद के एक 10 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को लिया है जो पहले के वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सवाल देखने में बहुत साधारण लग रहे हैं, लेकिन उन सवालों के डिस्कशन और सवालों के आंसर के संदर्भ में आपको कुछ क्लैरिटी के साथ चीज़ों को जानना जरूरी है। पहला जो सवाल है वो आपके सामने है कि अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि और व्यापक संपन्नता। यह विश्वास जुड़ा है नव उदारवाद के साथ, नव अनुदारवाद के साथ, नियो लिबरलिज्म, नियो कंजर्वेटिज्म के साथ, नव मार्क्सवाद के साथ, इनमें से किसी के साथ नहीं। ये 2009 में प्रश्न पूछा गया है। पूंजीवाद एक सिद्धांत के रूप में मार्क्सवाद के द्वारा कभी भी समर्थित और पोषित नहीं किया गया। मार्क्सवाद पूंजीवाद की आलोचना करने के आधारभूत सिद्धांत को अपने भीतर रखता है, इसलिए सी ऑप्शन तो पहले ही क्या हो गया, बाहर हो गया। अब यहां पर इन 3 ऑप्शंस में आपको देखना होगा। एक कंफ्यूजन आपको ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी के बीच में आएगा। नव उदारवाद या उदारवाद के आर्थिक सिद्धांत के रूप में पूंजीवाद हमेशा रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन के रूप में ए ऑप्शन को लेंगे और ए ऑप्शन पर ज्यादा विचार करेंगे। इसलिए अन्य ऑप्शंस की तुलना में ए ऑप्शन सही है, क्योंकि उदारवाद का आर्थिक जो आयाम है वह पूंजीवाद के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए इस कॉन्सेप्शन के आधार पर हम लोग ए ऑप्शन को यहां पर टिक कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे या बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ जब आप आंसर्स को कुछ क्वेश्चंस के मामले में लगाना चाहेंगे, तो वहां पर फिर आपको नौ उदारवाद और नौ अनुदारवाद के बीच में क्या अंतर होता है, इस बात को भी थोड़ा आपको क्या समझना पड़ेगा। तो मैं यहां पर आपको क्या अंतर है, इस अंतर को क्या है मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे ये जो सवाल है बच्चों, इसको आप देखिए कि सवाल में पूंजीवाद के बारे में पूछा गया है, और ये पूंजीवाद कैपिटलिज्म जो है वह नियो लिबरलिज्म से संबंधित है या नियो कंजर्वेटिज्म से संबंधित है या नियो मार्क्सिज्म से संबंधित है या इनमें से किसी के साथ नहीं है। और पूंजीवाद के अनियंत्रित और बाजार आधारित रूप के संदर्भ में क्या है कहा गया है। मैंने कहा कि लॉजिक ये कहता है कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि पूंजीवाद, मार्क्सवाद पूंजीवाद की आलोचना करता है और क्लासिकल मार्क्सवाद का एक बहुत आधारभूत सिद्धांत है। तो अब इनमें अगर हम लोग देखें नौ उदारवाद और नौ अनुदारवाद के बारे में जरा सा समझे कि नौ उदारवाद क्या है। 1970 के दशक में उदारवादी विचारधारा में जो नई कोपलें, नई धाराएं जो फूटी, नए विचार जो जुड़े, उसे नौ उदारवाद कहते हैं। नौ उदारवाद एक तरफ आधुनिक उदारवाद जो 20वीं शताब्दी का उदारवाद था, और इसके साथ ही जो क्लासिकल उदारवाद जो 19वीं शताब्दी का उदारवाद था, दोनों से क्या है भिन्न है। तो इसलिए इसका उद्भव 1970 के दशक में हुआ। पहली चीज, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में ये थैचरिज्म के रूप में सामने आया। थैचर ने, जब वहां पर मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने जिन आर्थिक नीतियों को, सेटअप इकोनॉमिक पॉलिसीज को जो उन्होंने आगे बढ़ाया था, उसको थैचरिज्म कहा जाता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रीगनवाद के रूप में नियो लिबरलिज्म क्या है, प्रैक्टिकली क्या है सामने आया। नियो लिबरलिज्म को आगे बढ़ाने वाले 3 बड़े नाम थे, हेयक,
नॉजिक और फ्रीडमैन, इनको नोबेल पुरस्कार भी क्या है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या है दिया गया। अब यहां पर बच्चों एक और बात है कि नव उदारवाद एक सिद्धांत के रूप में, एक विचारधारा के नए आयाम के रूप में मार्केट फंडामेंटलिज्म को स्वीकार करता है। सरल शब्दों में नव उदारवाद को बाजार पर गहरा भरोसा है। बाजार समाज और आर्थिक क्षेत्र की सभी समस्याओं का निराकरण कर सकता है, और नव उदारवाद कल्याणकारी राज्य का जो विचार था और कीन्स का जो इकोनॉमिक्स का पर्सपेक्टिव था, कीन्सवाद जिसको कहते हैं, इन दोनों की क्या करता है इन दोनों की क्या है आलोचना करता है। तो इन दोनों की आलोचना के संदर्भ में नव उदारवाद को हम लोग यहां पर देखेंगे। बाजार को जिस तरह से ग्लोरीफाई करता है, मार्केट को नियोलिबरलिज्म जो ग्लोरीफाई करता है, तो उसके आर्गुमेंट्स क्या हैं। बाजार लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम, मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम लाता है। अगर आपने वेल्थ ऑफ नेशंस में स्मिथ ने जो आर्गुमेंट दिए थे कि जिसे आप अर्थव्यवस्था कहते हैं, वह बाजारों का नेटवर्क है और बाजार में एक अदृश्य हाथ का है काम करता है। ये अदृश्य संतुलन जो होता है मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। इसी तरह से इन लोगों ने कहा कि दरअसल एक नर्वस सिस्टम है, और वो नर्वस सिस्टम ही क्या है, नर्वस सिस्टम की तरह एक लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम होता है बाजार का। बाजार नेचुरली ज्यादा इफिशिएंट और प्रोडक्टिव होता है, और बाजार ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। अब इस प्रश्न में आप देखेंगे कि यहां पर आपको उत्तर मिल रहा होगा कि नव उदारवादी ये कह रहे हैं कि बाजार लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम को लेकर आता है। बाजार जो है वो नेचुरली क्या है, नेचुरली ज्यादा इफिशिएंट है, ज्यादा प्रोडक्टिव है, और बाजार ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, ये इन्होंने कहा। इसके साथ ही बच्चों अगर अब हम लोग यहां पर प्रश्न को थोड़ा सा कोरिलेट करें और प्रश्न के संदर्भ में यहां पर चीजों को देखें, तो प्रश्न के संदर्भ में जब आप चीजों को देखेंगे तो यहां पर जो ये क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन के संदर्भ में जो मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन को जरा हम देखें, तो इस क्वेश्चन में यहां पर जस्ट मिनट, ये जो क्वेश्चन है कि जो अनियंत्रित बाजार आधारित जो पूंजीवाद का जो परिणाम होगा वह कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता होगी। अब यहां पर बाजार पर इस तरह की जो बात है, बाजार आधारित पूंजीवाद की जो बात है, वो नव उदारवाद करता है। और अभी मैंने आपको बताया कि ज्यादा दक्ष है, उत्पादन वृद्धि के संदर्भ में ही हम ये कहेंगे कि ज्यादा प्रोडक्टिव है, और ज्यादा प्रोडक्टिव है तो व्यापक संपन्नता भी क्या है इससे जुड़ी हुई होगी। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि हम कैसे इस ऑप्शन को बाहर करेंगे। तो मैं यहां पर आपको बहुत सिंपली इस बात को बताता हूं कि उदारवाद और अनुदारवाद में जो अंतर है उस अंतर को थोड़ा सा आप समझें। हम ये भी कह सकते हैं कि जो नियोलिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी रही है उसमें, और जो नियो कंजर्वेटिज्म जो आइडियोलॉजी रही है उसमें जो फर्क है, उस फर्क को बच्चों आपको एक इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखना होगा कि क्या दोनों एक ही हैं या दोनों थोड़ा अलग अलग हैं। दोनों 21वीं शताब्दी में 1950 के बाद राजनीतिक विचारधाराओं के क्रम में ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में एक मजबूत धारा के रूप में सामने आए। सबसे बड़ी बात है कि जो नियोलिबरलिज्म है वो मिनिमल स्टेट, न्यूनतम राज्य की बात करता है, लेकिन जो नियो कंजर्वेटिज्म है वो मिनिमल स्टेट की बात अगर करता भी है, इसके बावजूद वो कहता है कि स्टेट को स्ट्रांग होना चाहिए। दक्षिणपंथी जितने हैं, अनुदारवादी जितने हैं, जो ये कहते हैं कि ट्रेडिशन को कंजर्व किया जाए, जो ये कहते हैं कि सोशल ऑर्डर को, सोशल हार्मोनी को या सोशल कस्टम्स को बनाए रखा जाए, वो हमेशा स्टेट के स्ट्रांग होने के लॉजिक की तरफ भी जाते हैं। तो नव उदारवाद
न्यूनतम राज्य की अवधारणा को स्वीकार करता है और यहां पर उसे बाजार को मजबूत करने में कमजोर राज्य पर भी क्या है, कमजोर राज्य को भी वो स्वीकार कर लेगा, लेकिन नौ अनुदारवाद ऐसा नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि ग्लोबलाइजेशन के घोड़े पर सवार था नियोलिबरलिज्म। नियोलिबरलिज्म दरअसल ग्लोबलिज्म के साथ था। ग्लोबलिज्म जो है वो आइडियोलॉजी न्यूट्रल चीज नहीं थी, उसके साथ भी एक प्रकार का सिद्धांत था और वह सिद्धांत था कैपिटलिज्म। ये जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है वो था। तो ग्लोबल कैपिटलिज्म की जब आप बात करेंगे तो बड़ी बड़ी एमएनसीज की, मल्टीनेशनल कंपनीज की आप बात करेंगे, और बड़ी बड़ी एमएनसीज की जब आप बात करेंगे तो आप देशों के बीच में व्यापार को जो लेकर जो रोड़े अटकाए जाते हैं उनको कम करने की बात करेंगे, तो इंटरनेशनलिज्म की बात करेंगे। इसीलिए मैंने यहां पर आपको बताया है कि जो नौ उदारवाद है वो न्यूनतम राज्य की तो बात करेगा ही, वो एक किस्म के अंतरराष्ट्रवाद की भी बात करेगा, जो अंतरराष्ट्रवाद भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या है जुड़ा रहा होगा। और जो नौ अनुदारवाद है वह एक किस्म के नेशनलिज्म की बात करेगा, राष्ट्रवाद की बात करेगा। नौ उदारवादियों ने वैश्वीकरण का पुरजोर समर्थन किया। मिल्टन, फ्रीडमैन, हेयक और रॉबर्ट नॉजिक, इन तीनों के साथ ही इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का जो इकोनॉमिक्स था वो इकोनॉमिक्स एक्सेप्टेंस में आया, और इन्होंने ही वैश्वीकरण समर्थन के जो तर्क है वो तर्क क्या है प्रस्तुत किए। तो ये वैश्वीकरण समर्थन करते हैं और ये वैश्वीकरण विरोध करते हैं। इसलिए मार्केट को लेकर जिस तरह का गहरा विश्वास, एब्सोल्यूट फेथ, मार्केट फंडामेंटलिज्म जिस तरह का नियोलिबरलिज्म में है वैसा किसी भी आइडियोलॉजी में नहीं है। इसलिए नियोलिबरलिज्म और नियो कंजर्वेटिज्म, नौ उदारवाद और नौ अनुदारवाद में कुछ बातें समान हैं, लेकिन इसके बावजूद इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में अगर हम लोग देखें, ये जो प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो यहां पर आप ये पाएंगे कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के संदर्भ में हमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये होना चाहिए कि भाई हम लोग इसमें क्या है ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, और ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल क्या सही है। इस प्रश्न के माध्यम से मैंने आपसे कई चीजें डिस्कस कर दी। मैंने एक चीज बताई कि पूंजीवाद और मार्क्सवाद दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, क्योंकि मार्क्सवाद हमेशा पूंजीवाद की आलोचना करता है, तो सी ऑप्शन वैसे ही चला गया। उदारवाद और अनुदारवाद में पूंजीवाद उदारवाद के साथ हमेशा ज्यादातर संबद्ध रहा है, इसलिए हमने इस बेसिस पर ए ऑप्शन को लगाया। और फिर हमने ए और बी, मतलब इसमें अगर कोई ये क्रॉस चेक करने के संदर्भ में कहता है तो मैंने आपको बताया कि नौ उदारवाद बेसिकली है क्या। 1970 के दशक में वह किस तरह से मार्केट फंडामेंटलिज्म के साथ आता है, मार्केट में किस तरह से उसका गहरा भरोसा है, और किस तरह से वह नौ उदारवाद और नौ अनुदारवाद जो है ये दोनों क्या हैं, ये दोनों दरअसल क्या है भिन्न है। अब हम लोग बच्चों यहां पर एक दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, और इस क्वेश्चन को लेने के क्रम में, ये क्वेश्चन अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, अब ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप जानते होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर सॉल्व करने के संदर्भ में इन विचारकों को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्वेश्चन है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है, और यहां पर चार लोगों के नाम हैं: बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, लॉस्की, एडम स्मिथ। सही आंसर इसमें एडम स्मिथ है। जो सही आंसर है वह सही आंसर क्या है, एडम स्मिथ है। लेकिन यहां पर अगर हम लोग इन तीनों को जान जाएं, मतलब एक तो है कि हमने यहां पर आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थन एडम स्मिथ के विचारों से आता है, लेकिन अगर हम लोग इन तीनों को समझ लें एडम स्मिथ के साथ साथ, तो यहां पर इस क्रॉस एग्जामिनेशन से हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करने की स्थिति में बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं यहां पर ले रहा हूं कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का समर्थक कौन है, और आपके सामने बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, लॉस्की, एडम स्मिथ, चार लोग हैं।
ये जो चार लोग हैं, इन चारों लोगों के संदर्भ में आप यहां पर पहले समझिए कि व्यक्तिवाद क्या है, इंडिविजुअलिज्म क्या है। आप किसको साध्य मानते हैं, आप किसको एंड मानते हैं, आप किसको मंजिल मानते हैं, आप किसको रास्ता मानते हैं। अगर आप व्यक्ति को साध्य मानते हैं तो राज्य साधन हो गया, समाज साधन हो गया। व्यक्ति को साध्य मानने वाली विचारधारा व्यक्तिवाद है, जिसमें व्यक्ति ही साध्य हो। परिवार किस लिए? व्यक्ति के लिए। राज्य किस लिए? व्यक्ति के लिए। इसके हॉस्पिटल किस लिए? व्यक्ति के लिए। पुलिस किस लिए? व्यक्ति के लिए। यहां पर व्यक्ति को साध्य मानने वाली विचारधारा यह है। लेकिन आप ये पाएंगे कि व्यक्तिवाद के कंट्रास्ट में समष्टिवादी विचारधाराएं भी मौजूद रही हैं। परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है, परिवार में व्यक्ति होता है, राज्य में व्यक्ति होता है। जितने आदर्शवादी हैं वे समष्टिवाद को मानेंगे, राज्य को, समाज को वो ज्यादा तवज्जो देंगे। तो किसी भी सामाजिक समूह या सामुदायिक निकाय की तुलना में व्यक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले सिद्धांत को व्यक्तिवाद कहते हैं। अगर मैं देवेंद्र हूं और मैं दोस्ती किसी दूसरे लड़के से, किसी दूसरे व्यक्ति से इस आधार पर करता हूं कि वो भी मेरी जाति का है, तो मैं व्यक्तिवाद से संचालित नहीं हूं। लेकिन अगर मैं देवेंद्र हूं और मैंने किसी दूसरे से, सोनू से दोस्ती उसके जाति, उसके धर्म, मजहब, संप्रदाय से प्रभावित होकर या उससे अटैच होकर नहीं की है, उसकी योग्यता के आधार पर की है, तो यह व्यक्तिवाद है। तो व्यक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाला जो सिद्धांत है, व्यक्ति को साध्य मानने वाला जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद कहते हैं। इस प्रश्न में चार लोग आए हैं और इसमें हमें आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को देखना है। तो यहां पर हम देखें कि जर्मी बेंथम का नाम आया है। जर्मी बेंथम 1748 में जन्म, 1832 में, हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के विचारक रहे। अच्छा खासा उनको जीने का लंबी एक उम्र मिली। यूनाइटेड किंगडम के विचारक थे, उपयोगितावाद के प्रतिपादकों में से थे। और यह सही है कि उन्होंने मुक्त बाजार अर्थशास्त्र का समर्थन किया था, संवैधानिक सुधार की बात की थी, राजनीतिक लोकतंत्र की बात की थी। लेकिन मुक्त बाजार अर्थशास्त्र का समर्थन करते हुए उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद के तर्क नहीं दिए और उन्होंने यहां पर व्यक्ति की इकाई के आधार पर समानता की बात की। सबसे फेमस उनकी किताब थी प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। तो जर्मी बेंथम को हम उपयोगितावाद से तो बहुत आसानी से जोड़ देते हैं। जर्मी बेंथम को हम यहां पर संवैधानिक सुधार, कानूनों के संदर्भ में, ज्यूरिस्प्रूडेंस के संदर्भ में उनके कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में उनके विचार, यहां तो हम सीधे जोड़ देते हैं। लेकिन हम जर्मी बेंथम को आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद के संदर्भ में हम सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते, इसलिए जर्मी बेंथम इसका सही ऑप्शन क्या है? नहीं होंगे। अब हम लोग दूसरे में आए, यहां पर एडम स्मिथ को देखें। एडम स्मिथ 1723 में जन्म, 1790 में मृत्यु हुई। द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में प्रकाशित हुई और यह कालजयी रचना है। सही मायने में इकोनॉमिक्स पर लिखी गई पहली आधुनिक किताब है। इसके साथ ही द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, ये एडम स्मिथ की एक और चर्चित किताब है। एडम स्मिथ ने किया क्या जिसके लिए हम आज भी उनको याद रखते हैं? एडम स्मिथ ने अपने समय और उसके पहले चल रहे वाणिज्यवाद के आर्थिक सिद्धांत को नकार कर मुक्त व्यापार के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जहां वाणिज्यवाद का जो सिद्धांत है वह आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप की बात करता है, वहां एडम स्मिथ ने लेसेस फेयर की अवधारणा प्रतिपादित की। लेट देम एक्ट, लेट मार्केट एक्ट, और मार्केट जब एक्ट करेगा तो स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। अगर बाजार अपने तरीके से काम करेगा तो राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो अहस्तक्षेप की बात की, और अहस्तक्षेप की बात का आधार क्या था? उसके कई आधार थे। एक तो यह था कि मार्केट की अपनी एक इक्विलिब्रियम होती है जो अदृश्य होती है,
जो मांग और पूर्ति के कारकों से संचालित होती है। जब राज्य हस्तक्षेप करता है तो ये बाहर से उसके इक्विलिब्रियम को क्या करता है, भंग करता है। मार्केट, जिसे हम कहते हैं, मार्केट के नेटवर्क से ही इकोनॉमी बनती है, और इकोनॉमी में स्टेट का इंटरवेंशन जो होता है वो मांग और पूर्ति के कारकों को क्या करता है, प्रभावित करता है। और अर्थव्यवस्था बाजार से बनती है, बाजार स्वतंत्र व्यक्ति के निर्णयों से बनता है, और स्वतंत्र व्यक्ति के निर्णयों के कारकों को प्रभावित करने का मतलब यह है कि बाजार के अपने सिद्धांत को प्रभावित करना। इसलिए यहां पर आप देखेंगे कि एक प्रकार के आर्थिक व्यक्तिवाद की वे बात कर रहे हैं। इसलिए एडम स्मिथ को यहां पर हम लोग इस आधार पर क्या है देखेंगे, एडम स्मिथ इसीलिए सबसे सही ऑप्शन है। यहां पर हर्बर्ट स्पेंसर भी इस प्रश्न में दिए गए हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में भी जान लीजिए। 1820 में जन्म, 1903 में मृत्यु हुई, तो 19वीं शताब्दी के विचारक हो गए हर्बर्ट स्पेंसर। 19वीं शताब्दी के हर्बर्ट स्पेंसर के विचारकों की सबसे खास बात क्या थी कि डार्विन के द्वारा प्रतिपादित विकासवाद के आधार पर उन्होंने सामाजिक तथा नैतिक नियमों की प्रस्तावना की। दरअसल एथिक्स के क्षेत्र में जो विकासात्मक नैतिक सिद्धांत माने जाते हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर से क्या जोड़े जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक सोशल डार्विनिज्म जो हम देखते हैं पश्चिम के राजनीतिक चिंतन में, वो हर्बर्ट स्पेंसर जैसे लोग क्या है लेकर आए, और यहां पर डेटा ऑफ एथिक्स उनकी क्या है किताब थी। तो हम हर्बर्ट स्पेंसर को आर्थिक व्यक्तिवाद के संदर्भ में जिस तरह से हम स्मिथ को जोड़ते हैं वैसे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उनका मेन कंट्रीब्यूशन यहां पर यह माना जाता है। लास्की को देख लेते हैं। लास्की का जन्म 1893 में हुआ और 1950 में उनकी मृत्यु हुई, तो हमें कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के जाने माने विचारकों में से एक थे। लास्की में वैचारिक परिवर्तन होता रहा, कभी बहुलवाद, कभी फेबियन समाजवाद, ये सब कभी मार्क्सवाद से प्रभावित रहे। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स उनकी एक बहुत बेहतरीन रचना में से मानी जाती है। वैसे प्रोफेसर थे, दर्जनों किताबें उन्होंने लिखी, लेकिन संप्रभुता पर और व्यक्ति और राज्य के संबंधों पर, राज्य के कार्य के संदर्भ में, इन सब पर लास्की के जो विचार थे वो विचार क्या है आज भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन एक बात आप सोचिए कि जो समाजवाद की तरफ जिसका रुझान रहेगा वो व्यक्तिवाद को मानेगा, वो व्यक्ति को साध्य मानेगा। कोई भी सच्चा समाजवादी बिना कंट्राडिक्शन के कभी भी व्यक्तिवाद की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि समाजवाद शुरू ही होता है समष्टि से, समुदाय से, समानता से। इसलिए समाजवाद का रुझान होने के नाते लास्की में आर्थिक किस्म का व्यक्तिवाद या किसी भी किस्म का व्यक्तिवाद नहीं हो सकता था। और कितना कॉन्ट्रडिक्शन तो होगा नहीं, आप पढ़े हो लास्की को या ना पढ़े हो। इसलिए यहां पर हम लोग कहेंगे कि लास्की तो हो ही नहीं सकते साहब। तो मैंने आपको हर्बर्ट स्पेंसर, लास्की, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहां पर बच्चों हम लोग, मैं तीसरे क्वेश्चन को क्या ले रहा हूं, यहां पर जो हमने तीसरा क्वेश्चन बच्चों लिया है उस तीसरे क्वेश्चन के संदर्भ में जस्ट ए मिनट, यहां पर जो पहला, दूसरा, यहां पर तीसरा क्वेश्चन, यहां नहीं, ये 7वां क्वेश्चन हो गया। जस्ट ए मिनट बच्चों, हाँ, इस प्रश्न को मैं बड़ा करता हूं। इस प्रश्न जो है बिल्कुल सिंपल है, प्रश्न सिंपल है, लेकिन इस प्रश्न को क्लैरिटी के साथ जब आप करेंगे तो आपको कुछ चीजें बहुत स्पष्टता से जानने पर इस तरह के और जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करने में क्या है सुविधा होगी। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है बच्चों, किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? मार्क्स, प्लेटो, मार्क्स, एडम स्मिथ, लॉक। ये जो सवाल है ये सवाल बहुत सिंपल है, और ये सवाल का उत्तर है एडम स्मिथ, क्योंकि एडम स्मिथ ने लेसेस फेयर, मुक्त व्यापार के सिद्धांत को प्रतिपादित करके, वाणिज्यवाद की आलोचना करने के बाद उन्होंने एक तरह से यह प्रतिपादित किया कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप क्या है नहीं करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को एडम स्मिथ तो आप जान गए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखें कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यहां पर अगर हम लोग देखें तो प्लेटो क्या कह रहे थे, इसमें प्लेटो ऑप्शन है।
प्लेटो राज्य और नागरिक समाज में कोई फर्क नहीं होता है। प्लेटो आदर्शवादी परंपरा के विचारक थे और आदर्शवादियों की आदत है कि वो राज्य और नागरिक समाज में कोई फर्क नहीं मानते। इसलिए प्लेटो इस तरह की बात के लेवल पर गए ही नहीं कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर बहुत कोई ज्यादा विवेचन उन्होंने किया ही नहीं। जहां तक मार्क्स की बात है तो जो राज्य को हटाने की बात करता है वो राज्य के को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की बात तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मार्क्स ये मानते हैं कि अंतिम जो स्थिति होगी वह साम्यवाद की होनी चाहिए, जिसमें न तो क्लास होना चाहिए न तो स्टेट होना चाहिए। तो जो क्लासलेस सोसाइटी और स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है, जो स्टेट को हटाने की क्या है, जो स्टेट को हटाने की क्या है बात करता है, वहां पर अगर हम लोग देखें तो मार्क्स तो राज्य को क्या है हटाने की बात करते हैं। फिर इसके साथ ही हम लोग यहां पर देखें कि जो एडम स्मिथ हैं वे सीधे सीधे लेसेस फेयर की बात करते हैं। तो एडम स्मिथ यहां पर इस हिसाब से बिल्कुल सही है, प्लेटो मार्क्स हो ही नहीं सकते। और लॉक जो है वो राज्य को कहते हैं कि वो व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार दे और व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को अगर कोई दूसरा छीनता है तो वहां पर राज्य संरक्षण करे। इसलिए लॉक तो ये कह ही नहीं सकते थे कि आर्थिक मामले में हस्तक्षेप न करे। यहां पर जो ये कहता है कि राज्य मनुष्य के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का संरक्षण करे, तो संरक्षण करने में अगर कोई दूसरा व्यक्ति के दूसरे जो अधिकार हैं या व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वहां पर राज्य को हस्तक्षेप करने की स्थिति को क्या है प्रदान करेगा। इसलिए यहां पर इस क्वेश्चन में बच्चों आप इस क्वेश्चन में समझ रहे होंगे इस बात को स्पष्टता के साथ कि इस क्वेश्चन में एडम स्मिथ बहुत क्लैरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि एडम स्मिथ ही क्या है सही होंगे। फिर एक चौथा प्रश्न बच्चों मैं यहां पर ले रहा हूं कि निम्नलिखित में से, जस्ट मिनट बच्चों, यहां पर निम्नलिखित में से कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। यहां पर है फ्रेडरिक लिस्ट, यहां पर फ्रेडरिक लिस्ट हैं, स्मिथ हैं, रिकार्डो हैं, माल्थस हैं। तो यहां पर विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से, और ध्यान रखना है कि नहीं पूछा जा रहा है, इसमें नहीं पूछा जा रहा है, ये तीनों विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित हैं, स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस। इसलिए इसका सही उत्तर तो फ्रेडरिक लिस्ट होगा। ये जो सही उत्तर है वह क्या है फ्रेडरिक लिस्ट होगा। लेकिन यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस आप आगे हल कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि आप इससे संबंधित कुछ बातों को थोड़ा और जान लें और बहुत संक्षेप में क्या है इस बात को क्या है जान लें कि स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस ये तीनों डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या है डिफाइन करते थे या डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या है समझते थे। दूसरी बात यहां पर यह है कि जब आप विकास की जो डिफिनीशंस हैं उन डिफिनीशंस को क्या है जब आप समझेंगे तो उन डिफिनीशंस को समझने के क्रम में आप ये पाएंगे कि विकास को, डेवलपमेंट को, जो डेवलपमेंट है उसको कई बार आर्थिक वृद्धि से परिभाषित किया गया। शुरू में स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस ने आर्थिक वृद्धि से परिभाषित किया। इसके साथ ही यहां पर विकास को प्रगति से, प्रोग्रेस से सैमुअल हंटिंगटन जैसे चिंतकों ने परिभाषित किया और ह्यूमन डेवलपमेंट से अमर्त्य ने परिभाषित किया। यहां पर आप ये देखें कि डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में, डेवलपमेंट को प्रोग्रेस के रूप में और डेवलपमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट के रूप में अलग अलग संदर्भों में समझा जाता है। तो शुरू के जो एक परंपरागत चिंतन था वो स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस का वो इकोनॉमिक ग्रोथ के संदर्भ में था। फ्रेडरिक लिस्ट जर्मनी के अर्थशास्त्री थे और उन्होंने विकास के इस परंपरागत दृष्टिकोण के संदर्भ में उन्होंने स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस की या खास तौर पर स्मिथ की उन्होंने क्या की थी, आलोचना की थी। तो ये यहां पर इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। और इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही जस्ट मिनट, यहां पर जस्ट मिनट,
तो जैसा मैंने कहा कि डेवलपमेंट को लेकर तीन परिभाषाएं हैं, और एक परिभाषा विकास को आर्थिक समृद्धि के रूप में समझने की है, दूसरी परिभाषा विकास को सामाजिक मूल्यों के परिवर्तन के रूप में होती है, और तीसरी परिभाषा जो है वह मानव विकास के संदर्भ में होती है। इसमें जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो ये है, और क्यों यहाँ पर फेडरिक लिस्ट को इससे एलिमिनेट किया जा रहा है परंपरागत से, ये भी आपको बात क्या है बताई गई। अब हम लोग यहाँ पर इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, वो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी। और यहां पर इस क्वेश्चन को अगर मैं बड़ा करूं तो यहां चार विचारधाराओं का जो नाम है वह नाम क्या है आपके सामने है। ये 2009 में पूछा गया प्रश्न है। एक है बच्चों यहां पर मार्क्सवाद संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में, दूसरा है उदारवाद, तीसरा है समाजवाद, चौथा है गांधीवाद। आप सभी जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार की मांग जो है वो उदारवाद से जुड़ी हुई है। मार्क्सवाद ने तो निजी संपत्ति के उन्मूलन तक की बात की, और समाजवाद संपत्ति के राष्ट्रीयकरण की बात करता है, और गांधीवाद संपत्ति के ज्यादा संपत्ति होने पर उसको ट्रस्टीशिप के सिद्धांत, ट्रस्ट बनाए जाने की बात करता है। अगर हम लोग इसको कॉन्सेप्चुलाइज कर लें तो आगे के लिए जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होगी कि संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में हम लोग देखें तो यहां पर ऑप्शन में है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद निजी संपत्ति के उन्मूलन की बात करता है, तो संपत्ति के अधिकार का समर्थन तो कभी भी नहीं कर सकता है। समाजवाद जो है वो मार्क्सवाद का ही एक या समाजवाद जो है मार्क्सवाद जैसी ही विचारधारा है, और समाजवाद को अगर ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म के रूप में ले तो मार्क्सवाद उसके भीतर आता है कि समाजवाद दो प्रकार के होते हैं, मार्क्सवादी समाजवाद और गैर मार्क्सवादी समाजवाद। समाजवाद में जो गैर मार्क्सवादी समाजवाद है उसमें प्रॉपर्टी को लेकर जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है। ये कहते हैं कि साहब एबोलिशन कर दीजिए, संपत्ति जो है वो चोरी की तरह है। ये कहते हैं कि साहब नेशनलाइजेशन कर दीजिए, संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करिए। समाजवादी ये कहते हैं पब्लिक सेक्टर को लेकर आइए। यहां पर प्रॉपर्टी को लेकर जो इनका दृष्टिकोण है, तो जैसे आप अभी भी सुनते होंगे गांव समाज में लोग कहते हैं कि पैसा बड़ी खराब चीज होती है, तो इसमें से कुछ लोग उसी तरह की बात मानते हैं कि पैसा, संपत्ति बहुत खराब चीज होती है। संपत्ति जो है वह समाज में गैर बराबरी लाती है, इसलिए यहां पर गैर बराबरी को खत्म करना है तो संपत्ति को खत्म करना पड़ेगा। बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी you can't find any inequality in society। ये इस तरह के विचार को क्या है मानते हैं। तो इसलिए मार्क्सवाद निजी संपत्ति के उन्मूलन की बात करता है, समाजवाद संपत्ति के राष्ट्रीयकरण तक जाता है, और यहां पर गांधीवाद ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को आगे बढ़ाता है कि अगर समाज में संपत्ति ज्यादा है किसी के पास तो वह अपने आप को संपत्ति का ट्रस्टी मान ले। यहां पर जो उदारवाद है वह उदारवाद में लॉक ये कहते हैं कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये तीन प्रकार का अधिकार क्या है हमें चाहिए। ये जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये जो तीन प्रकार के हमें अधिकार चाहिए, इसमें संपत्ति के अधिकार को उदारवाद में लॉक ने सबसे महत्वपूर्ण माना, और इस अधिकार को लेकर बाद में एक समायोजन किया गया। लेकिन फिर नौ उदारवादी आए, उन्होंने फिर संपत्ति के अधिकार को बहुत महत्व दिया।
तो इस तरह से क्लासिकल उदारवाद और नव उदारवाद तो संपत्ति के अधिकार को इतना महत्व देते हैं कि वह हस्तक्षेप के सिद्धांत तक को स्वीकार करते हैं कि राज्य जो है बाजार में, अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न करे। इसलिए उदारवाद यहां पर क्या होगा, उत्तर होगा। ये 5वें प्रश्न के संदर्भ में यहां पर आपसे सवाल पूछा गया। अब एक और प्रश्न यहां पर बच्चों में ले रहा हूं, और वह प्रश्न है कि जब आप एक बहुत सिंपल प्रश्न है, और वह प्रश्न यहां पर यह है, ये प्रश्न हो गया, फिर यहां पर संपत्ति के अधिकार का प्रश्न हो गया। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न को मैं बड़ा करता हूं। ये बहुत सिंपल सवाल है, सभी को पता है कि उदारवाद का जनक जो है, ये जो जनक हैं, ये जॉन लॉक को क्या है कहा जाता है, ये सभी को पता है। टीएच ग्रीन के बारे में, हेगल के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा जान लें, और इससे क्या है हमें आगे के प्रश्नों को करने में हमें क्या है मदद मिलेगी। अब यहां पर हम लोग टीएच ग्रीन और इनके संदर्भ में जब जानने की कोशिश करेंगे तो यहां पर ये समझें कि टीएच ग्रीन जो है उनका संबंध आदर्शवाद से और आधुनिक उदारवाद से जोड़ा जाता है। उदारवाद का जनक तो वही होगा जो उदारवाद के शुरुआती रूप या क्लासिकल उदारवाद से संबंधित रहा हो, चिरसम्मत या शास्त्रीय उदारवाद से संबंधित रहा हो, और जो 19वीं शताब्दी में आकार लेता है। यहां पर टीएच ग्रीन को मैंने आपसे 20वीं शताब्दी के उदारवाद से संबद्ध किया। 20वीं शताब्दी के उदारवाद या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विकास में टीएच ग्रीन के विचारों का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन टीएच ग्रीन अपने विचार के दृष्टि से आदर्शवादी थे, तो यहां पर यह हो नहीं सकते। हेगल भी आदर्शवाद के अंतर्गत आएंगे। वे राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में मानते हैं और राज्य के आदर्शों और समष्टिवाद के संदर्भ में व्यक्ति और राज्य के संबंधों की व्याख्या करते हैं। कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद से संबंधित हैं। कार्ल मार्क्स जो है वह क्या है, मार्क्सवाद के प्रतिपादक हैं। बचे जॉन लॉक ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जो है वह क्या है, सीमित सरकार की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। तो थिंकर्स को लेकर भी आपके क्वेश्चंस गलत ना हो, क्लैरिटी के साथ ये दिमाग में ऐसे ही आपको क्या है बनाना पड़ेगा, ऐसे ही चीजों को क्या है बनाना पड़ेगा। फिर हम लोग यहां पर आते हैं बच्चों कि ग्रीन के संपत्ति के संदर्भ में विचार छाप रखते हैं। इस प्रश्न को मैं बड़ा कर रहा हूं। यह हिमाचल प्रदेश में पूछा गया सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, कम पॉपुलर सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है ये भाई। ग्रीन के संपत्ति के संदर्भ में विचार छाप रखते हैं आदर्शवाद का, व्यक्तिवाद का, उदारवाद का, सभी का। यहां पर आदर्शवाद का, व्यक्तिवाद का, उदारवाद का, सभी का। यहां हम लोग ये कहेंगे कि उदारवाद से ग्रीन ज्यादा कनेक्ट नजर आते हैं। उनके संपत्ति के विचारों के संदर्भ में चीजों को समझने के लिए यहां पर कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है, और इन बातों को यहां पर क्रम से दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। बहुत पहले एक किताब आती थी, आशीर्वादम की किताब। आशीर्वादम भारत के बहुत जाने माने लेखक और राजनीति विज्ञानी भी समझे जाते रहे हैं। आशीर्वादम जी ने लिखा कि ग्रीन के संपत्ति के विचार के मामले में उन्हें अपेक्षाकृत अधिक उदारवादी माना जा सकता है। इसका मतलब कि यहां पर आशीर्वादम के अनुसार तो सीधे सीधे क्या है, वे उदारवादी हैं। व्यक्तिगत संपत्ति के मामले में लिखते हैं कि वो न तो उसका हर पहलू से समर्थन करते हैं और न ही क्या है आलोचना करते हैं। इसलिए न तो हम उन्हें व्यक्तिवादी कह सकते हैं और न ही क्या कह सकते हैं, समाजवादी कह सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि मनुष्य के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए संपत्ति जो है वह क्या है, अनिवार्य है। मनुष्य के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए संपत्ति अनिवार्य है। यहां पर वे उदारवाद के नजदीक पहुंच जाते हैं। संपत्ति मनुष्य के स्वाधीन जीवन के अधिकार का सहज परिणाम है।
संपत्ति को स्वाधीनता से जोड़ना उदारवादियों की फितरत रही है। लेकिन उदारवाद से उनका अंतर क्या है कि लोगों में सामर्थ्य का अंतर होता है, इसलिए संपत्ति का भी अंतर होगा। लोगों को विभिन्न कर्तव्य निभाने होते हैं, इसलिए संपत्तियों में भी क्या है, अंतर होगा। और यहां पर लोग अगर दूसरे के हितों को प्रभावित करते हैं तो यहां राज्य को दखल देना चाहिए, व्यक्तिगत संपत्ति सीमित होनी चाहिए। यहां पर वे जो परंपरागत उदारवाद है उससे क्या है, भिन्न हो जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि ग्रीन के संपत्ति संबंधी विचारों पर उदारवाद की क्या है, छाप है। हम न तो उन्हें व्यक्तिवाद से जोड़ सकते हैं, न ही हम व्यक्तिवाद से जब जोड़ेंगे तो क्लासिकल उदारवाद के भीतर चले जाएंगे, लेकिन उनमें उस तरह का व्यक्तिवाद नहीं, और न ही हम उन्हें समाजवाद से क्या है, जोड़ सकते हैं। तो यहां पर इस बात को क्या है ध्यान में रखना जरूरी है। अगले प्रश्न को बच्चों में ले रहा हूं। अगला जो प्रश्न है यहां पर, वह प्रश्न है, यहां पर यह प्रश्न जो है रीजन असर्शन का प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं बड़ा कर रहा हूं और इस प्रश्न को बड़ा करने के बाद आपको यह प्रश्न दिखेगा। सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है। वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायित्व राज्य को सौंपता है। पहली बात तो यह है बच्चों, यह सकारात्मक उदारवाद के बारे में क्या है, यह क्या है, यह सकारात्मक उदारवाद के बारे में प्रश्न है। सकारात्मक उदारवाद को ही आधुनिक उदारवाद भी कहते हैं, और आधुनिक उदारवाद में ही कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया गया। मैंने पहले यह बताया था कि क्लासिकल उदारवाद पुलिस राज्य, आधुनिक उदारवाद कल्याणकारी राज्य, और नव उदारवाद बाजार राज्य की अवधारणा को स्वीकार करता है। इसलिए यहां पर राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है, क्योंकि वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायित्व राज्य को सौंपता है। तो कथन के बाद कारण में क्योंकि जोड़कर पढ़ेंगे, और अगर लगेगा, अगर अंतश्चेतना से भीतर से आवाज आएगी कि सही लग रहा है तो ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये कैसे लगेगा कि सही लग रहा है? तो यहां पर यह क्या है कि मैं स्टेशन पर पहुंचा, तब तक ट्रेन जा चुकी थी। इसमें यहां पर मैं स्टेशन पर लेट पहुंचा, इसलिए मेरी ट्रेन क्या है, छूट गई। यहां पर इसलिए आपने जोड़ा, उसके पहले वाली चीज कारण है। तो या तो आप इधर से पढ़ लीजिए कि वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायित्व राज्य को सौंपता है, इसलिए वह सकारात्मक उदारवाद है। और या फिर आप इधर से पढ़िए तो क्योंकि लगाकर पढ़िए, क्योंकि लगाइए, और देखिए कि सेंटेंस में जो भाव आता है वो सही है कि नहीं है। यहां पर इस पर रीजन असर्शन पर हम लोग आके भी बात करेंगे, लेकिन सकारात्मक उदारवाद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से क्या जुड़ा हुआ है, तो संबंध तो है। अब यहां पर व्याख्या की जहां तक बात है, तो व्याख्या राज्य को करने के लिए जो काम सौंपा गया वो सामाजिक कल्याण है, इसलिए यहां पर ये सही है। अब यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन की बात आती है कि भाई सकारात्मक उदारवाद को थोड़ा समझ लें कि भाई सकारात्मक जो उदारवाद है वह उदारवाद क्या है। तो सबसे पहली बात है कि सकारात्मक उदारवाद राज्य को जो कार्य सौंपता है वह कल्याण का कार्य है। यह बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। दूसरी बात यहां पर यह है कि एक लेक्चरर बनने के लिए तैयारी कर रहे उम्मीदवार को नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद के बिल्कुल सुस्पष्ट अंतर ज्ञात होने चाहिए। जहां नकारात्मक उदारवाद न्यूनतम राज्य की बात करता है, वहां सकारात्मक उदारवाद अधिकतम राज्य की बात करता है या कल्याणकारी राज्य की बात करता है। यह कहता है कि राज्य का कार्य केवल संरक्षा और सुरक्षा है। राज्य केवल नाइट वॉचमैन की तरह कार्य करे, प्रोटेक्शन तक का काम करे, कानून व्यवस्था को बनाए रखे और संपत्ति का संरक्षण करे। यह कहता है कि केवल राज्य इतना ही ना करे, राज्य कोविड वैक्सीन को भी बंटवाए, राज्य जो है वो पीएम सम्मान निधि भी दे। तो राज्य यहां पर कल्याणकारी राज्य है। यहां पर क्या है, स्वतंत्रता के नकारात्मक संदर्भ को इसमें स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता क्या है, प्रतिबंधों का अभाव है, और व्यक्ति पर समाज और राज्य के प्रतिबंध क्या है, नहीं होने चाहिए।
यहां पर स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता व्यक्ति के विवेक के अनुसार चयन है। इसलिए स्वतंत्रता केवल पाबंदियों का नहीं होना नहीं है। इसलिए नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद में यह भी क्या है, अंतर है। और इसी के आधार पर उदारवाद को नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की व्याख्या के आधार पर ही कहते हैं। जहां जो नकारात्मक उदारवाद है वह मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को स्वीकार करता है, वह लेसेस फेयर या फ्री मार्केट इकोनॉमी को स्वीकार करता है, वहां सकारात्मक उदारवाद प्रबंधित अर्थव्यवस्था को स्वीकार करता है। इसलिए वैक्सीन भारत में मनमाने दाम पर नहीं बिकेगी। मनमाने दाम पर अगर बिकेगी तो बहुत से लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे। और इसके साथ ही अग्रिम पंक्ति के और स्वास्थ्य सेवा से जो जुड़े हुए लोग हैं, राज्य उन्हें वैक्सीन मुफ्त लगवाएगा। यहां पर यह क्या है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न को आप ऐसे क्या है कर सकते हैं कि यहां पर जो कथन और कारण दिया गया है वो कथन और कारण क्या है, वो बिल्कुल क्या है, सही है। अब हम लोग यहां पर आते हैं बच्चों 9वें प्रश्न पर, जो 9वां प्रश्न है। इसलिए उस पहले वाले प्रश्न में जो रीजन असर्शन का प्रश्न था उसमें ए ऑप्शन होगा, कथन और कारण दोनों सही और कारण से कथन की सही व्याख्या होती है। यहां पर हम लोग बच्चों आते हैं कि सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं, सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। इसमें नाम दिया गया है सीबी मैकफर्सन, कार्ल जे पापर, जॉन रॉल्स, एलटी हाबहाउस। इंक्रीमेंटल चेंज की बात कार्ल पापर ने की थी और इंक्रीमेंटल चेंज के द्वारा सोसाइटी को बदलने और समानता लाने की जो बात है वह सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत है। इसलिए इसमें कार्ल पापर क्या होगा, सही आंसर होगा। लेकिन यहां पर बाकी लोगों का हालचाल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो बाकी लोग हैं वो बाकी लोग क्या है और हम लोग ये बात कह रहे हैं। हम यहां पर यह कह सकते हैं कि समानता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। एक आमूल परिवर्तन का सिद्धांत है, दूसरा क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत है। आमूल परिवर्तन के सिद्धांत को ही क्रांति कहते हैं और मार्क्सवाद सामाजिक क्रांति के द्वारा नए समाज की रचना क्या है, करना चाहता है, बराबरी पर आधारित समाज बनाना चाहता है। लेकिन कार्ल पापर ने अपनी किताब ओपन सोसाइटीज एंड इट्स इनमीज में थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज की बात की, जिसको बाद में सोशल इंजीनियरिंग के सिद्धांत से जोड़ा गया। और सोशल इंजीनियरिंग के सिद्धांत का मतलब यह है कि समाज में इंजीनियरिंग करके जो लोगों के बीच में बराबरी है उसको क्रमशः क्या है, दूर किया जाए। क्योंकि क्रांति के नतीजे, आमूल परिवर्तन के जो नतीजे होते हैं उसमें व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है या मुक्त समाज की जो स्थिति होती है वह क्या है, नहीं बन पाती है। तो क्रमिक परिवर्तन के सिद्धांत को, जो क्रमिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है उस क्रमिक परिवर्तन के सिद्धांत को क्या है, यहां पर क्या है, प्रतिपादित किया गया। अब यहां पर सामाजिक अभियांत्रिकी जो है, जो यहां पर सोशल इंजीनियरिंग की जो अवधारणा है इस रूप में कार्ल पापर से जुड़ी हुई है। कार्ल पापर की एक बहुत ही क्लासिक रचना मानी जाती है ओपन सोसाइटीज एंड इट्स इनमीज। उसमें, उस किताब में उन्होंने प्लेटो और मार्क्स दोनों को मुक्त समाज का दुश्मन बनाया है और राजनीति विज्ञान में क्रांति के सिद्धांत के विकल्प के रूप में सोशल इंजीनियरिंग के सिद्धांत की प्रस्थापना आधुनिक युग में की गई। आरक्षण जैसे जो तरीके हैं वो सोशल जस्टिस और सोशल इंजीनियरिंग के तरीके के रूप में ही क्या लिए जाते हैं। इसलिए यहां पर इस बात को समझना जरूरी है। रही बात इसमें जो विचारक जो आए हैं ऑप्शन में, तो सीबी मैकफर्सन जो है, जिस कनाडा के जाने माने राजनीति विज्ञानी रहे हैं और उन्होंने स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद के द्वारा उदारवाद की आलोचना की, तो वे अपने पजेसिव इंडिविजुअलिज्म के थॉट को लेकर वर्ल्ड वाइड अटेंशन का विषय बने। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने कहा कि जो पुराना क्लासिकल जो उदारवाद है उसमें व्यक्ति को उसकी अपनी क्षमताओं का, अपने गुणों का स्वामी क्या है माना जाता है और यह माना जाता है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं और गुणों की निर्मिति में समाज से कुछ नहीं लेता है। तो सीबी मैकफर्सन के जो थॉट्स हैं
इन थॉट्स के द्वारा, सीवी मैकफर्सन का जो ये थॉट है, इस थॉट के द्वारा दरअसल हम ये कह सकते हैं, इस बात को हम बता सकते हैं कि वे स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद के लिए फेमस रहे। इसलिए सोशल इंजीनियरिंग के किसी सिद्धांत से उन्हें जोड़कर नहीं देखा जाता। जॉन रॉल्स सोशल जस्टिस के सिद्धांत के प्रोपोनेंट थे, उदारवाद से संबद्ध होते हुए जस्टिस एज फेयरनेस, और 1971 में थ्योरी ऑफ जस्टिस की अवधारणा, उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक किताब लिखी। जहां तक एलटी हाउस की बात है तो ये आधुनिक उदारवाद से संबद्ध हैं। तो यहां पर ऑप्शन में जो 3 नाम और दिए गए हैं, वो 3 नाम अलग अलग चीजों के लिए फेमस हैं, लेकिन कार्ल पॉपर जो है थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज और ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमिज, स्वतंत्रता के या मुक्त समाज के तर्क के द्वारा उन्होंने प्लेटो और मार्क्स की जो आलोचना की है, तो मार्क्स में क्रांतिकारिता का जो सिद्धांत है, क्रांति का जो सिद्धांत है, उसकी आलोचना करते हुए उन्होंने थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज के रूप में सोशल इंजीनियरिंग की जो धारणा है, उस धारणा को क्या है आगे बढ़ाया है। अब यहां पर बच्चों एक और बहुत 10वां जो सवाल है, लास्ट क्वेश्चन को बच्चों यहां पर ले रहा हूं, और इस लास्ट क्वेश्चन को आप जो है, बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल से कॉन्सेप्ट जो है, वो कॉन्सेप्ट क्या है आपका क्लियर होगा। सवाल अब आपको दिखेगा कि निम्नलिखित में से कौन उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? मूल मान्यता नहीं है। पहला, अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। दूसरा, यह अधिकार से संबंधित स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन, राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। सी ऑप्शन, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। और डी ऑप्शन, राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। यहां पर 4 स्टेटमेंट हैं, इसमें से एक स्टेटमेंट मूल मान्यता नहीं है। थोड़ा सा इस बात को आप समझें, या इसके क्लैरिटी के लिए मैं आपको यहां पर 4 चीजों पर डिस्कशन क्या है करना चाहूंगा। वैसे इसमें जो सही ऑप्शन होगा, मतलब मूल मान्यता क्या नहीं है, अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, यह मूल मान्यता नहीं है। दरअसल राज्य जो है उसमें अधिकारों की प्राप्ति संभव है, लेकिन खतरा भी है, स्वतंत्रता पर खतरा भी है। असीमित शक्ति वाला राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित कर सकता है। इसलिए उदारवादियों ने कहा कि राज्य जो अधिकार देता है, वो अधिकार इसलिए नहीं देता है कि राज्य के पास ऐसी शक्ति है, वो तो प्राकृतिक तौर पर मनुष्य के पास रहे हैं। तो प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा ये बताती है कि अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव नहीं, अधिकार राज्य पूर्व थे, राज्य ने उन्हें क्या है मान्यता दी, इसलिए ये मूल मान्यता क्या है नहीं है। अब हम लोग इस यहां पर जो तीनों चारों विकल्प है, उस चारों विकल्प को क्या है बच्चों हम लोग यहां पर समझते हैं। और इसमें यहां पर आप देखें कि उदारवाद में अधिकार की क्या स्थिति है। अधिकार को उदारवादी ये कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार, या बाद में कुछ लोगों ने कहा कि मनुष्य सुख और दुख का अनुभव करता है, सुख को तौलो दुख को तौलो, उसमें से जो सुख ज्यादा हो मनुष्य उसकी तरफ भागेगा। बेंथम को याद करिए आप। यहां पर अधिकारों को सुख दुख के अनुभूति से जोड़ दिया गया, और कांट जब आए तो अधिकार को उन्होंने मानवीय गरिमा से जोड़ दिया, और कांट के इस विचार से मानव अधिकार की धारणा ही उदारवादियों ने उसको स्वीकार कर लिया। हालांकि कांट आदर्शवादी थे, लेकिन आदर्शवाद का प्रभाव उदारवाद पर पड़ा। तो अधिकारों को लेकर यहां पर जो उदारवादी हैं, वो उदारवादी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि अधिकार व्यक्ति के विवेक की वजह से आपको देने पड़ेंगे, या अधिकार प्राकृतिक तौर पर मनुष्य को प्राप्त रहे हैं। तो इसलिए अधिकार जो है वो राज्य में ही संभव है, ये उदारवादी नहीं मानेंगे। राज्य की बात को अगर हम लोग देखें तो राज्य एक प्राकृतिक दैवीय या मानवीय संस्था है, तो उदारवादी कहेंगे कि मानवीय संस्था है, मनुष्य ने, व्यक्तियों ने अपने हितों के लिए क्या है बनाया है। तो यहां पर राज्य को लेकर जो राज्य को लेकर जो कॉन्सेप्शन है, उस कॉन्सेप्शन को अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर अधिकार की प्राप्ति या राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, ये ट्रू है, क्योंकि यहां पर राज्य को ये कहेंगे कि राज्य प्राकृतिक नहीं है, राज्य दैवीय या ईश्वरीय भी नहीं है।
राज्य मानवीय है क्योंकि मनुष्यों ने आपस में समझौता करके अगर बनाया है, लॉक इस बात को मानते हैं। व्यक्ति साध्य है, सारा उपक्रम सारा प्रयास किसके लिए है? व्यक्ति के लिए है। सरकार किसके लिए है? व्यक्ति के लिए है। समाज किसके लिए है? व्यक्ति के लिए है। तो व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। राज्य की यहां पर यह भी ट्रू हो गया और यह भी ट्रू हो गया, यह भी ट्रू है, यह भी ट्रू है। राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। सत्ता को सहमति से जोड़कर ही तो उन्होंने लोकतंत्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सत्ता जो है वह लोगों की सहमति पर आधारित होनी चाहिए। लोकतंत्र की अवधारणा को चाहे वो बेंथम ने प्रतिपादित किया हो, चाहे जेएस मिल ने कहा हो, तो यहां पर उदारवाद की यह भी एक मान्यता है कि सत्ता जो है, और समझौते के सिद्धांत में भी तो लोगों ने जो अपनी सत्ता सौंपी थी उस सहमति के आधार पर ही सौंपी थी, इसलिए यह भी ट्रू है। इसलिए इसमें गलत कथन क्या है? ए है। ये मैंने 10 प्रश्नों को डिस्कस किया और मुझे पूरा विश्वास है कि लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ नेट की तैयारी कर रहे पॉलिटिकल साइंस के भारत के अलग अलग प्रांतों के जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनको इसका जरूर फायदा होगा। इन प्रश्नों का पीडीएफ, इनका जो क्वेश्चन का और इनके डिस्कशन को लिए जो मैंने एक बोर्ड वर्क यूज किया है, ये एक टेलीग्राम चैनल में जो डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे उस डिस्क्रिप्शन में नीचे होगा, उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। ये कारवां चलता रहेगा और ये कारवां जो है आपको एम्पावर करने के लिए है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक एक पहुंच भी बनाया जाए, आपको एक दिशा सही दिया जाए, जिससे कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास एक अच्छा टीचिंग का भी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन भी क्या है, निर्मित हो। तो बहुत बड़ी संख्या में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो पॉलिटिकल साइंस से लेक्चरशिप का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की या रिसर्च के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जुड़ें और उन बच्चों को निश्चित रूप से फायदा होगा। धन्यवाद।